मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी का छठा चैप्टर वंशागत का आणविक आधार। इसमें हम देखेंगे वीडियो नंबर 11। आज का जो टॉपिक है वह है रूपांतरित सिद्धांत के जीव रासायनिक लक्षण। इसके पहले वीडियो में हमने देखा कि ग्रिफिथ ने 1928 में रूपांतरित सिद्धांत दिया और इस प्रयोग में देखा क्या गया कि आर टाइप के जो जीवाणु थे वह यस टाइप में बदल जा रहे थे, लेकिन उनके प्रयोग से यह सिद्ध नहीं हो पाया था कि प्रोटीन या डीएनए या आरएनए कौन सा पदार्थ आनुवांशिक पदार्थ है। उनके इन प्रयोगों को और आगे ले जाने के लिए 3 वैज्ञानिक आगे आए, वो ओसवाल्ड एवेरी, कोलिन मैक्लॉयड और मैकलीन मैकार्टी। एक बार फिर से नाम समझते हैं, ओसवाल्ड एवेरी, कोलिन मैक्लॉयड और मैकलीन मैकार्टी। इन्होंने अपने प्रयोग को 1933 से लेकर 1944 तक किया और अपने प्रयोगों से ये निष्कर्ष दिया कि जो आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है। इन तीनों के प्रयोगों से पहले ये माना जाता था कि प्रोटीन ही आनुवांशिक पदार्थ है। काफ़ी वैज्ञानिक यह इस बात से सहमत थे कि डीएनए जो है अम्लीय एसिडिक नेचर के होने के कारण और उसमें फास्फोरस होने के कारण वह आनुवांशिक पदार्थ नहीं हो सकता। अब इन तीनों ने अपने प्रयोग को कैसे किया और किस तरीके से उन्होंने सिद्ध किया कि जो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, तो इसको आगे देखते हैं। उन्होंने ताप मृत यस टाइप ग्रिफिथ ने भी जो यस प्रकार के यस स्ट्रेन वाले जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के जो जीवाणु थे उनको क्या किया था कि काफ़ी मात्रा में हीट देके उनको मार दिया था और मारने के बाद इन तीनों ने इनके जीव जो जैव रसायन थे इस जीवाणु के अंदर, यानी डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, इन तीनों को अलग कर दिया। इन बैक्टीरिया के डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को अलग कर दिया। साथ में जो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड जैसे पदार्थ थे उनको इन तीनों जैव रसायन से अलग कर दिया गया। अब हुआ क्या, इन तीनों जैव रसायन को अलग अलग परख नली में रखा गया और उस परख नली में रखने के बाद उनमें कुछ एंजाइम्स के प्रयोग हुए। वो एंजाइम कौन से थे उसको हम समझते हैं। उन्होंने एवेरी, मैक्लॉयड और मैकार्टी ने क्या जो पहला एंजाइम लिया था वो प्रोटीन के पाचन के लिए था। आपको पता है कि जो प्रोटीन होते हैं वो एमाइनो एसिड्स की श्रृंखलाओं से मिलकर बनते हैं और जो एमिनो एसिड्स होते हैं वह एक श्रृंखला से जुड़ते हैं और उन एमिनो एसिड्स को जोड़ने के लिए पेप्टाइड बॉन्ड बनता है उनके बीच। उस पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने के लिए जिस एंजाइम का प्रयोग किया गया वो प्रोटीएजेस था। प्रोटीएजेस वो एंजाइम था जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल को छोटे छोटे खंडों में तोड़ सकता है। साथ में उन्होंने जो दूसरा एंजाइम लिया वो था आरएनए के पाचन के लिए आरएनएज। आरएनएज वो एंजाइम है जो आरएनए की श्रृंखलाओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। साथ में जो तीसरा एंजाइम था वो डीएनए के पाचन के लिए वो डीएनएज था। अब हुआ क्या, आपको पहले ही बताया जा चुका है कि जो उन्होंने डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को एक एक परख नली में ताप मृत यस टाइप के जैव रसायनों को लिया। अब हुआ क्या, इसमें उन्होंने प्रोटीएजेज एंजाइम डाला, दूसरे परख नली में उन्होंने आरएनएज एंजाइम डाला और तीसरे में उन्होंने डीएनएज एंजाइम डाला। अब इन एंजाइम के कार्य करने के अनुसार ये हमको स्पष्ट हो जाता है कि अगर प्रोटीनेज एंजाइम इसमें डाल दे रहे हैं तो इसमें जितने भी प्रोटीन हैं यस टाइप के वो सभी क्या हो जाएंगे, पच जाएंगे, खंडित हो जाएंगे, टूट जाएंगे और इस परख नली के सारे प्रोटीन नष्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार इस परख नली के सभी आरएनए क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, खंडित हो जाएंगे। साथ में जब डीएनए डालेंगे तो इस ताप मृत यस टाइप के जितने भी डीएनए मॉलिक्यूल थे वह नष्ट हो जाएंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाएंगे। अब इस यहाँ तक तो प्रयोग आगे रहा। आगे आप फिगर में देखिएगा कि उसके बाद इस परख नली में, इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि जब प्रोटीएजेज वाले परख नली को हम डालते हैं किस में, जीवित आर टाइप में डालते हैं तो होता क्या है कि जो आर टाइप हैं वह किस में रूपांतरित हो जाते हैं, यस टाइप में। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रोटीन जो है वह आनुवांशिक पदार्थ नहीं है।
अब हम क्या देखते हैं, आगे प्रयोग देखते हैं कि आरएनएज डाले हुए यस टाइप, जिसमें आरएनए नष्ट हो गए हैं, जब उसको हम जीवित किस में आर टाइप में डालते हैं तो ये आर टाइप के जो जीवित बैक्टीरिया थे स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी के, वह बदल जाते हैं किस में, यस टाइप में बदल जाते हैं। लेकिन जब तीसरे यानी जिसमें हम डीएनएज नामक एंजाइम डाले हैं जिससे सारे डीएनए नष्ट हो गए हैं, जब इस यस टाइप को हम जीवित आर टाइप में डालते हैं तो जो आर टाइप होते हैं वह यस टाइप में बदल नहीं सकते या नहीं पाते हैं, जिससे यह सिद्ध हो जाता है, इस सारे प्रयोगों से यह सिद्ध होता है कि जो डीएनए जिस यस टाइप के डीएनए खंडित हो चुके हैं, टूट चुके हैं, वह जो है आनुवांशिक लक्षण नहीं प्रकट करेंगे। और इससे सिद्ध हो गया इन तीनों वैज्ञानिकों के प्रयोग से कि जो डीएनए है वो ही आनुवांशिक पदार्थ है। लेकिन हुआ क्या कि उस समय कुछ जैव वैज्ञानिक जो थे, जीव वैज्ञानिक, जो ये एग्री नहीं करते थे कि इनका प्रयोग पूरी तरीके से यह स्पष्ट कर दे रहा हो कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। तो यहाँ तक तो बात आगे रही, लेकिन जो अगला हम देखेंगे हर्शे एंड चेज का प्रयोग, जिसमें ये सिद्ध हो चुका कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आप नए हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।